हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। कैसे हो बच्चों लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। आपके एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं, है ना? तो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। एंड रिसेंटली हमने देखा कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड हो चुका है, राइट? एंड उसके बाद काइनेटिक थ्योरी कराना चाहिए था, लेकिन हमने काफ़ी पोर्शन काइनेटिक थ्योरी का थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी सीवी का रिलेशन, गामा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं जो कि हम एट दी एंड कराएंगे उस चीज़ को। इसलिए आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा था आपका काफ़ी कि ऑसिलेशंस एंड वेव के बारे में काफ़ी डिमांड आ रही है। तो जब ऑसिलेशंस हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आपको वेव समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। करेक्ट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है ऑसिलेशन, राइट? और एक सिंपल पेंडुलम भी दिख रहा है। इस चीज़ को भी हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सिंपल पेंडुलम, राइट? उसका टाइम पीरियड वगैरह सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो ये एक एग्जाम्पल है एसएचएम का, ठीक है? चलो, तो हम चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट? तो हम देख लेते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है, राइट? चलो, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा बच्चों, पीरियोडिक मोशन। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। और कोई बच्चा ये सोच रहा हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, जब सर आगे पढ़ाएंगे टाइम पीरियड वगैरह तो हम समझेंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, आगे आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। जब तक चैप्टर की फीलिंग नहीं आएगी आपको दिक्कत आने वाली है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन जानेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, राइट? उसके बाद फिर ऑसिलेटरी मोशन पे आएंगे। जब ऑसिलेटरी के बारे में बात कर लेंगे देन हम जंप करेंगे टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एसएचएम के नाम से जाना जाता है। इसी का एक पार्ट है ये, है ना? ऑसिलेटरी मोशन का ही एक पार्ट है एसएचएम। इतनी सारी चीजें जानने के बाद फिर हम रिलेशन देखेंगे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का एक्स पे वेरी कैसे करता है ना, विद रिस्पेक्ट टू एसएचएम। चलो, फिर उसके बाद एक जनरल इक्वेशन की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, उसका डेरिवेटिव भी वेलोसिटी होता है एंड उसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं अपना पीरियोडिक मोशन। चलो बच्चों, अगर मैं बात करूं पीरियोडिक मोशन की तो आई नो काफी बच्चों को पता होगा, इवन लॉजिक भी पता होगा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, राइट? तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन हमसे क्या बोलती है। डेफिनेशन हमसे बोलती है कि मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसे टाइप का मोशन बच्चों जो किसी फिक्स्ड इंटरवल, मतलब किसी फिक्स टाइम के बाद सेम चीज फिर से रिपीट हो रही हो, उसको हम टाइम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आप अच्छे बच्चे हो, डेली पढ़ते हो, सुबह उठना आपको पसंद है, तो मानिए बच्चे डेली 6 बजे सुबह उठ जाते हो, ठीक है? आप सुबह उठे और आप पढ़ने बैठ गए, ठीक? तो ये क्या है? एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। आप डेली सुबह 6 बजे पढ़ने बैठ जाते हो। आफ्टर 24 आवर्स आप डेली पढ़ने बैठ जाते हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, एनी डे ऑफ अ वीक आप डेली के डेली पढ़ने बैठ जाते हो। कितने बजे? सुबह 6 बजे। तो यस, इट इज एन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जैसे 24 आवर्स 6 बजेंगे सुबह के, फिर से नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद 6 बजेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक मोशन को फॉलो कर रहे हो जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे स्कूल्स की बात कर लें, स्कूल्स में जैसे रिंग बजती है, राइट? रिंग मतलब बेल, घंटा जो बजता है ना जब छुट्टी होती है। तो मान लीजिए 2 बजे आपकी छुट्टी होती है, डेली छुट्टी होगी तो क्या होगा? डेली 2 बजे घंटा बजेगा। तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, कि हर 24 आवर्स के बाद जब भी हमारी छुट्टी होती है स्कूल की तो क्या होता है? एक बेल बजती है। बेल बजती मतलब एक पीरियोडिक मोशन है, किसी एक फिक्स्ड टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है। समझ आई चीजें? चलो इसी चीज को हम थोड़ा सा एक ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं, थोड़ा आपको समझ आएंगी और अच्छे से चीजें। मान लीजिए मैं आपसे ये बोलता हूं कि चलो आपकी स्टडीज को ही लेके बात कर लेते हैं कि आप डेली 1 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई पसंद नहीं है ना? तो वो क्या करते हैं? 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर मजे से सो जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, फिर आके बैठेंगे, फिर सो जाएंगे ना? तो यही चीज मान लेते हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ पे बोल दिया कि मैं एक ग्राफ मान के बात कर रहा हूं, है ना? किस चीज का बता रहा हूं बच्चों? स्टडी का, ठीक है? स्टडी। और यहां पर क्या बोलूंगा? टाइम। टाइम भी मैं कैसे ले रहा हूं? आवर्स में ले रहा हूं, ठीक? चलो मैं क्या बोलता हूं, बच्चे हमारे क्या करते हैं? 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं यहां पर मार्किंग दे देता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं 6 तक, ठीक है? चलो, तो मैंने क्या बोला? बच्चे 1 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है? मान लीजिए आप यहां पे स्टडी कर रहे हैं 1 घंटे की, ठीक है? यहां से यहां तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके तुरंत बाद आपने क्या किया बच्चों? उसके तुरंत बाद आप क्या कर रहे हो? 1 घंटे का रेस्ट ले रहे हो। तो आपने 1 घंटा रेस्ट लिया, मतलब आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी। देखो पढ़ाई क्या हुआ?
0, नहीं करी आपने पढ़ाई, कोई बात नहीं। फिर उसको रेस्ट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से पढ़ाई करते हो 1 घंटा, तो फिर आप पढ़ाई कर रहे हो 1 घंटे तक, फिर उसके बाद फिर रेस्ट करोगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर रेस्ट करोगे। तो क्या ये चीज पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है। आप देखिए ना एक चीज को, आप देखिए एवरी आफ्टर 2 आवर्स सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। क्या चीज? सर 2 घंटे के अंदर मैं 1 घंटा पढ़ता हूं और 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूं। 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा रेस्ट, फिर उसके बाद मैं फिर से वही चीज कर रहा हूं, 1 घंटा पढ़ रहा हूं, 1 घंटा रेस्ट, सेम चीज रिपीट होती जा रही है। तो यस, हम इसको बोलेंगे ये एक पीरियोडिक मोशन है। बोलो, इतनी चीज समझ आई? ऐसी बच्चों एनसीईआरटी भी हमको एक एग्जांपल देता है इस चीज का, उसको भी समझ लेते हैं। वो बोलता है एक इंसेक्ट है, वो दीवार पे चढ़ता है किसी हाइट h तक, मान लीजिए 1 सेकंड में चढ़ता है, फिर उसके बाद वो गिर जाता है। ठीक है, गिरने मतलब ये नहीं कि छलांग लगा दी, नहीं, गिर रहा है, उसी दीवार से चिपका हुआ गिर रहा है। ठीक है, चलो 1 सेकंड में वो गिर के नीचे आ जाता है, फिर वो उसके बाद चढ़ता है तो 1 सेकंड में h हाइट चढ़ जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। तो इसको भी अगर हम ग्राफिकल वे में समझें तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये इंसेक्ट है तो वो कुछ हाइट चढ़ेगा। ठीक है, यहां पर मैं हाइट मान लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए कुछ हाइट वो h यहां तक जा सकता है। ठीक, चलो, और यहां पर मैं क्या बोलूंगा, टाइम, जो कि सेकंड्स में ले लिया मैंने। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यहां पर एक 0 1 2 टाइम का स्लैब ले लिया सेकंड्स में, राइट, 5 6। अब सुनो, हमसे क्या बोल रहा है, इंसेक्ट जो है 1 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है, तो मान लीजिए कुछ हाइट अचीव कर जाएगा यहां तक। ये हाइट हमारी कितनी है, h। नेक्स्ट सेकंड में वो नीचे डाउन कर जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर उतनी हाइट अचीव कर लेगा, फिर उसके बाद फिर गिर जाएगा, फिर उतनी हाइट अचीव कर लेगा, फिर गिर जाएगा। क्या ये मोशन भी आपको पीरियोडिक मोशन दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा होगा, काफी बच्चों को समझ भी आ गया होगा कि यस, आफ्टर 2 सेकंड्स वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। पहले 1 सेकंड में ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे नहीं चल रहा है पहाड़ पर। ये मैंने उसका एक वे बताया, कैसे किसी टाइम को जैसे क्रॉस होगा तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, मान ली यहाँ, और 1 सेकंड के अंदर अंदर वो इस हाइट पर पहुंच गया। इतनी चीज समझ आई? तो यस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये भी हमारा पीरियोडिक मोशन है। एक चीज और बताइए, अगर मैं यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, इसका आपको आगे मीनिंग और अच्छे से क्लियर होगा। काफी बच्चों को लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी पता लगेगा। मानिए एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए वो इस पॉइंट से चलता है और इस वे में चलता है। ठीक है, चलो, इस वे में उसकी कोई स्पीड होगी। ठीक है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने स्पीड बोला है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, है ना। तो मान लेते हैं वो 1 राउंड जो लगाता है बच्चों, 1 राउंड लगाने में उसको 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, 1 घंटा लग जाता है, तो 2 राउंड के लिए 2 घंटे, 3 राउंड के लिए 3 घंटे, 4 राउंड के लिए 4 घंटे। मतलब सर ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। क्यों है बच्चों? क्योंकि सर वो 1 राउंड का जो मोशन कर रहा है वो 1 घंटे में कर रहा है, फिर सेम चीज फिर रिपीट करेगा, घूम के इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होता ही रहेगा। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको पीरियोडिक मोशन क्लियर हुआ हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हमारे ऑसिलेटरी मोशन पे। ठीक है, हमने समझ लिया पीरियोडिक मोशन क्या है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई चीज रिपीट हो, वो हमारा पीरियोडिक मोशन। चल, अब आ जाते हैं बच्चों, बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इसकी भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हमसे क्या बोलता है। ये बोलता है इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो इन नेचर। टू एंड फ्रो। अब सुनो, हमने पीरियोडिक जो पढ़ा उसका भी बहुत डीप में बात आ गई कि ऑसिलेटरी मोशन उस टाइप के पीरियोडिक मोशन है जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। अब टू एंड फ्रो मोशन, ये देखो ऐसे एक पार्टिकल है, ऐसे ये मोशन जो हो रहा है ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन। फीलिंग आई? चलो, सबसे पहले मैंने पेज पे दिखाया था आज फ्रंट पेज पे सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मान लीजिए मेरा सिंपल पेंडुलम है, इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊं इधर तक, ठीक है, यहां तक, और यहां ले जाके इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? देखो ऐसे होगा। ये भी एसएचएम का, सॉरी ये भी अपना ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। क्यों? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो, राइट। और कोई एग्जांपल लेना है, झूले का एग्जांपल ले लीजिए। बच्चे झूले झूलते हैं कि नहीं झूलते? पार्क में जाते हैं, बैठते हैं, तो क्या करते हैं? पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे, फिर आगे की तरफ जाएंगे, है ना, आगे की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर
पीछे की तरफ आएंगे, फिर पीछे तक जाएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर आगे ऊपर, फिर पीछे। होता है, बिल्कुल होता है। तो वो भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये सारे मोशंस को हम पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं। उसके बाद मतलब पहली कंडीशन जो हमने देखी वो क्या थी? एक तो पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है, एंड पीरियोडिक के बाद हमने क्या बोला? पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए। और दूसरी चीज जो हमने बोली वो क्या बोली बच्चों? टू एंड फ्रो होना चाहिए, टू एंड फ्रो। ओके, तो अगर कोई आपसे बोले कि ऑसिलेटरी के लिए बताओ कंडीशन, तो बोलोगे सबसे पहले पीरियोडिक और दूसरी चीज टू एंड फ्रो करना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझ जाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ आई? बिल्कुल। अब ये ऑसिलेटरी मोशन होता कैसे है? राइट सर, आपने तो बता दिया कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेकिन ये किस टाइप का मोशन है, इसको हम कैसे वेरी करेंगे? चलो, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या ये एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन मतलब समझ रहे हो? मतलब पार्टिकल जिस पोजीशन पर है, अगर मैं कोई एक पोजीशन मान लूं, उस पोजीशन पे वापस आना चाहता है, हमेशा हमेशा वापस आना चाहता है। इधर गया तो वो वापस इधर आना चाहता है, तभी तो किसी टाइम के बाद वापस आएगा, फिर इधर निकलेगा तो फिर इधर आएगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। क्या ये टू एंड फ्रो मोशन है? नहीं है। ये चलता जा रहा है अपने रास्ते में, कभी भी इस पॉइंट पर वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा। वापस मतलब समझ रहे हो, आ तो रहा है लेकिन घूम के आ रहा है। कोई एक ऐसी चीज है जो उसको बोल रही है कि वापस आओ, या बीच रास्ते में रुक के ये वापस इस पॉइंट पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये नॉर्मल अपना एक मोशन फॉलो कर रहा है। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। चलो, इतनी चीज समझने के बाद बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होता कैसे है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, राइट? ये सारी चीजें बात करेंगे। अब ऑसिलेटरी मोशन हमें पता लगा, तो हमें एक चीज पता लग गई बच्चों। क्या पता लग गई? कि यस सर, कि एक कोई ना कोई तो चीज है। मान लीजिए मेरा पार्टिकल ये है, ठीक है, ये मेरा पार्टिकल है, ठीक, ये मेरा पार्टिकल है, और इस पार्टिकल पे कोई ना कोई एक ऐसी चीज है कि जब भी मैं इसे मोशन कराने की कोशिश करता हूं, टू एंड फ्रो ऐसे ही तो हो रहा है ना, तो मैं कभी भी इसको मोशन कराने की कोशिश करता हूं, ये मेरा पार्टिकल है, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी है ऐसे। चलो इसको अच्छे से बना देते हैं, वरना काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा पार्टिकल है। अगर मैं इसे इस तरफ खींचूं, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाना चाह रहा हूं, तो कोई ना कोई चीज है जो इसे वापस इसी पोजीशन पे लाना चाहती है। किस पोजीशन पे? इसी पोजीशन पे। इसको देखो डॉटेड लाइन से बना देता हूं, ठीक है, इस पोजीशन पे लाना चाहती है। कैसे? इस तरफ की तरफ कोई ना कोई चीज लग रही है, वो क्या है हमें नहीं पता। और अगर मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस करूं, इस तरफ, तो कोई ना कोई चीज है जिसको इसको इस पॉइंट पर वापस लाना चाहती है, जिस पॉइंट पर पार्टिकल ऑलरेडी है। जिस पॉइंट पर पार्टिकल वापस आना चाहता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ऐसी जगह होती है, इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सुनते जाइए, अभी सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपको। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या होता था बच्चों? इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बता दो, जहां पर नेट फोर्स 0 होती है। आइए इसको फील करते हैं, हम टू एंड फ्रो मोशन को फील करते हैं कि कैसे हो रही है सारी चीजें, ठीक है। अभी तो मैंने ये बता दिया कि ये पार्टिकल है जो मेरा, उस पर कोई ना कोई चीज लग रही है, जो इसको, अगर वो इस साइड जाना चाहता है तो वो इस तरफ, उसको कोई चीज है जो रोक रही है, ठीक है। चलो, आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से मैंने आपको एक चीज बताई थी, पोटेंशियल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में ग्राफ बताया था, और उसको समझाया था कि स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लगता है, करेक्ट। उसी चीज को लेके आते हैं यहाँ पर और आपको और अच्छे से चीजों को क्लियर करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर मेरा एक ये कटोरा है, मानो मेरे पास एक कटोरा है, ठीक है, और इस कटोरे में यहाँ पर मैंने बॉल रख दी है, ठीक है, बॉल रखी हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बॉल को उठा के इस पॉइंट पे ले जाऊं, तो क्या बॉल इस पॉइंट पे रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्या करेगी? फॉल करेगी। कहां करेगी? इसी पोजीशन में वापस आना चाहेगी। अगर मैं बॉल को यहां उठा के ले जाऊं तो बॉल क्या करेगी? नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। तो ऐसे 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 मोशन करते हुए और इस पोजीशन पे वापस, या मैं इस साइड ले जाके छोड़ दूं, इस साइड ले जाके, तो भी बॉल इस टाइप का मोशन करके, अरे कौन सा? टू एंड फ्रो मोशन, देखो टू एंड फ्रो, इस टाइप का मोशन करके इस जगह पे वापस आके रुक जाएगी। इसको टू एंड फ्रो मोशन कौन करा रहा है? कोई एक ऐसी चीज है, जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो वापस बुला रही है। ऐसा तो नहीं है कि इधर ही रुक जाए, नहीं रुक रही ना। तो इस पॉइंट पर इसको जो टू एंड फ्रो मोशन करा रहा है वो बच्चों है इसके
ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लग रही है उसका एक कंपोनेंट। मान लीजिए इस पार्टिकल का मास है m, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी कि नहीं, बिल्कुल मानते हो, अग्री। चलो इस पर एक नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा होगा, देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, इस पे एक नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है नॉर्मल फोर्स, अरे ये दीवार, ये कटोरी भी तो इसको धक्का दे रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो एक इस तरफ आएगा जो कि नॉर्मल को बैलेंस करेगा और एक इस तरफ आएगा। मान लीजिए ये एंगल थीटा है कोई, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा। देखो समझना जरूरी है चीजों को, फील आएगी तब आपको इजी पड़ेगा। और यहां पर mg sin थीटा। बोलो समझ आया इतनी चीज, ठीक है। आप एक चीज बताओ, यहां एक कंपोनेंट को तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, ठीक है। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है मुझे बताएगा कोई, कोई इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? ये F इक्वल्स टू जो मेरे पास आई है mg sin थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? भैया कोई नहीं कर रहा, इसी फोर्स की वजह से ये वॉल नीचे आ रही है। जब भी आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो ये फोर्स बोलती है नहीं, मैं इसको ऊपर नहीं जाने दूंगी, मैं इसको नीचे बुलाऊंगी। और अगर आप इस तरफ लेके जाते हो तो इस तरफ भी एक कंपोनेंट लगा सकता है। देखो कैसे, ये mg, एक कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्मल के लिए, मान लीजिए ये एंगल भी थीटा है तो mg cos थीटा, और एक इस तरफ आएगा mg sin थीटा। तो इस तरफ भी जब जाओगे तो इसका एक कंपोनेंट इसको नीचे बुलाएगा। तो यानी इसकी अगर बात करें ऑसिलेटरी मोशन के लिए कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स एक्ट हो रही है सर कि वो इस पार्टिकल को वापस अपनी जगह पे बुलाना चाहता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। मतलब मैं अगर बोलूं इस पार्टिकल की बात करूं तो आप बोलोगे सर इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है, इतना ही लिखूंगा बस मैं। अब सुनो एक चीज और लिख देता हूं, सम फोर्स इज एक्टिंग। कौन सी फोर्स लग रही है हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो इसको टू एंड फ्रो मोशन करा रही है। क्यों? इसके लिए भी तो एक फोर्स लग रही है mg sin थीटा, जो इसको बार बार वापस बुला रही है। तो इस पोजीशन पे वापस कौन बुला रहा है? अगर मैं यहां पर जाना चाहता हूं तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो इसको वापस बुला रही है, और अगर मैं यहां जाना चाहता हूं तो इस पे भी कोई फोर्स लग रही है जो इसे वापस बुला रही है। ये मीन पोजिशन को हमेशा बच्चों हम मानते हैं एट x इक्वल्स टू 0। मीन पोजीशन को हम x इक्वल्स टू 0 मानते हैं। इसको आप ऐसे फील कर सकते हो जैसे हमारी एक्सेस होती है, यहां पर क्या है y और x, इस पॉइंट पर x 0 होगा, मिडिल पॉइंट पर यहां पर x 0 है। तो अगर इस साइड जाऊंगा मैं, यहां पर x इक्वल्स टू 0, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये पॉजिटिव का आएगा x पॉजिटिव, और इस तरफ जाऊंगा तो x नेगेटिव। ठीक है, समझ आया? चलो, तो मतलब मीन पोजीशन पे मैंने एट x इक्वल्स टू 0 को मीन पोजीशन मान लिया है। अगर मैं यहां से पार्टिकल को पॉजिटिव x ले जाऊं तो एक फोर्स लगेगी जो उसे वापस बुला रही है, और यहां पर ले जाऊं नेगेटिव तो एक फोर्स है उसको वापस बुला रही है। ठीक है, अब वो फोर्स क्या है, कैसी फोर्स लगती है ऑसिलेटरी मोशन में, वो जान लेते हैं। चलो बच्चों, जो फोर्स लगती है ना ऑसिलेटरी मोशन में, वो लगती है हमारी F इक्वल्स टू, इसको मिटा दो, चलो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर n, माइनस के एक्स की पावर n लगेगी बच्चों, माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इवन क्यों नहीं लिया सर, वो भी अभी बता देते। मान लीजिए x की पावर 5 है, हम x की पावर 5 को लेके एज एन एग्जांपल हम इसको देख लेते। मान लीजिए f इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 5 है। ठीक है, इस चीज को मान लिया। चलो मान लीजिए, अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, अगर मैं यहां पर x इक्वल्स टू 0 को मीन पोजीशन मान रहा हूं, x इक्वल्स टू 0 को मीन पोजीशन मान रहा हूं, और अगर मैं यहां पार्टिकल को मूव कर रहा हूं तो x मेरा कैसा होगा? पॉजिटिव। ये चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों। अगर x पॉजिटिव है मेरा तो x की पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव ही आएगी, बिल्कुल। k मेरा एक कांस्टेंट है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, एक नेगेटिव का फोर्स। अब फोर्स जो नेगेटिव आ रहा है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर x पॉजिटिव है तो नेगेटिव का फोर्स लगेगा बच्चों, नेगेटिव का फोर्स, जो कि इसको वापस बुलाना चाहेगा। बोलो समझ आया? बिल्कुल। और अगर मेरा x नेगेटिव की डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं पार्टिकल नेगेटिव x की तरफ जाना चाहता है या उसको मैं ले जा रहा हूं,
तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, x की पावर अगर माइनस का x है और उसकी पावर अगर इवन या ऑड नंबर में से कोई एक है, मान लीजिए ऑड नंबर है, मतलब माइनस ऑफ x समथिंग कोई नेगेटिव वैल्यू, उसकी पावर 5 है, ऑड नंबर है, तो हमेशा बच्चों नेगेटिव की आंसर आएगी। ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहां पर जो फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव है। इसलिए बच्चों x नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव, तभी ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तभी इसको कोई ना कोई रोकेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। अगर मैं इसको इवन कर देता बच्चों, तो इस केस की बात करें, अगर नेगेटिव x की तरफ जा रहा है तो माइनस ऑफ x की पावर कोई इवन, तो ऑलवेज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑलवेज गिव्स यू नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव x में जाऊंगा तो मेरे पास फोर्स भी नेगेटिव की होगी। क्या वो पार्टिकल कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा, भागता चला जाएगा। रुकेगा ही नहीं, भागता चला जाएगा। इतनी चीज समझ आई? यहां तक क्लियर हुई कि हम इसको क्यों ले रहे हैं, है ना? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? डन, बिल्कुल। चलो, तो यहां से मैं ये मान लेता हूं कि आपको ऑसिलेटरी इक्वेशन की इक्वेशन पता लग गई कि कोई इस टाइप की फोर्स लगती है जो उसको टू एंड फ्रो मोशन कराती है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? एक तो पीरियोडिक मोशन जाना कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कोई चीज रिपीट हो। फिर हमने ऐसे पीरियोडिक मोशन की बात करी जो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं, उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए हमने यहां पर पहुंचे, ये चीज देखी पूरी कि यस ये भी एक टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन इसको टू एंड फ्रो मोशन करा कौन रहा है? ये फोर्स करा रही है mg sin थीटा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट करा रहा है, उसको उसकी पोजीशन पे वापस बुला रहा है बार बार। समझ आया? हाँ, तो इसका मतलब अगर इस पार्टिकल को एक ऑसिलेटरी मोशन करना है टू एंड फ्रो, तो कोई ना कोई फोर्स है जो उसको वापस बुला रही होगी। क्या कर रही होगी? वापस बुला रही होगी। और वो फोर्स के लिए हमने क्या देखा? इक्वेशन आती है -kx की पावर n, वेयर n इज एनी ऑड नंबर। तभी जब x पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव का फोर्स आएगा जो उसको रोकेगा, और आप नेगेटिव x की तरफ भागोगे तो एक पॉजिटिव का फोर्स लगेगा जो उसको रोकेगा। ठीक, ये क्यों लिया? पता लगा? इवन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई रोक नहीं पाएगा अगर इवन फोर्स ले लेंगे तो। चलो, इतनी चीज क्लियर होने के बाद बच्चों अब हम स्विच करेंगे आगे SHM। अब हम आ गए अपने SHM के पार्ट के ऊपर। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर SHM इतनी देर बाद आया, जरूरी था? ऑसिलेटरी मोशन ही समझ लोगे तो SHM की फीलिंग आ जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। समझ आया? इतनी चीज क्लियर हुई। चलो SHM के लिए आगे बढ़ते हैं। तो SHM क्या है? अब SHM की बात करेंगे बच्चों। अभी आपने ऑसिलेटरी मोशन देखा, उसी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो, सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट केस ही हमारा SHM होता है। ये क्या है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये हार्मोनिक का मीनिंग क्या है? बच्चों क्यों कंफ्यूज होते हो? हार्मोनिक का मतलब भी पीरियोडिक होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने ऑसिलेशन क्यों पढ़ा, पीरियोडिक क्यों पढ़ा। करेक्ट? चलो, यहां देखने के बाद हमें पता लगता है सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन की इक्वेशंस क्या होती थी बच्चों? वो होती थी F = -kx की पावर n। ठीक है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो F क्या क्या हो सकता है मेरा? या तो मैं x की मतलब n की जगह 1 रख सकता हूं, ऑड नंबर, तो -kx हो सकता है, या फिर -kx³ हो सकता है, या फिर -kx की पावर 5 हो सकता है ना, एंड सो ऑन। कोई भी फोर्स हो सकती है जो इस फॉर्म में है, तभी टू एंड फ्रो मोशन होगा। इसमें कोई सबसे सिंपलेस्ट केस आपको दिख रहा है? भैया मुझे तो यही दिख रहा है सबसे छोटा, जिसमें x एक लीनियर वे में बदल रहा है। करेक्ट? लीनियर वे में बदल रहा है बच्चों, इसी को बोलते हैं SHM। अगर कोई इक्वेशन या अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है, करेक्ट, और वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन वो टू एंड फ्रो जो मोशन कर रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है? एक लीनियर फोर्स, मतलब x एक लीनियरली वेरी कर रहा है, उस चीज को हम बोलेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? चलो, तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो गई कि SHM क्या होता है सर, हमें समझ आ गया। करेक्ट है बच्चों? और इसमें भी वही सारी चीजें होंगी जो ऑसिलेशन ने बताई, इसी वजह से वहां बता दिया। क्या क्या बताया था बच्चों? बताओ। एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन पे, यहां पे मीन पोजीशन बोलते थे इसको, मीन पोजीशन, बिल्कुल सही। और मीन पोजीशन पे मैंने क्या मान लिया था? x = 0। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव x की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास फोर्स कैसा लगेगा? अब -kx लगेगा, जो कि
इस डायरेक्शन में। देखो x पॉजिटिव, पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में, और अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, किधर, इधर लिख देते हैं x इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, अगर नेगेटिव का x ले रहा हूं मैं, मीन पोजीशन x है, ठीक है, अगर नेगेटिव का फोर्स लगेगा तो फोर्स क्या निकलेगा बच्चों, माइनस के x ही है, x की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, डायरेक्शन इस तरफ। बोलो समझ आया? वही सेम चीज है जो अभी मैंने ऑसिलेशन में आपको बताई, वही सेम चीजें इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं आपसे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि कौन सा पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट सही है या एक पॉइंट सही है, एक पॉइंट गलत है, कोई भी है बताओ। मैं लिख रहा हूं ऑल SHM आर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। चलो, और एक पॉइंट में फिर लिख रहा हूं इसका उल्टा, ऑल ऑसिलेटरी मोशन RSHM। बताओ इसमें से कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन गलत है? दोनों ही सही है क्या सर, या दोनों ही गलत हैं? बताओ। देखो बच्चों, हम पहली लाइन को पढ़ते हैं, ऑल SHM आर ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल करेक्ट। आप इसको ऐसे मान लीजिए, SHM के पेरेंट ही तो ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी की तो इक्वेशन काफी हो सकती हैं, x की पावर कुछ भी हो सकती है, ऑड नंबर, लेकिन उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म था वो हमने लिया, उसी को तो SHM बोला। तो इसका मतलब जो सारे SHM होंगे वो ऑसिलेटरी मोशन तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल करेक्ट। क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन SHM हैं? गलत, ये चीज सही है। ऑसिलेटरी मोशन SHM क्या है? सिंपल फॉर्म है ना ऑसिलेटरी मोशन का, सबसे पहले लिखा हुआ है, राइट। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि नहीं सर, सारे ऑसिलेटरी मोशन SHM तो हो ही नहीं सकते। ऑसिलेटरी मोशन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि F इक्वल्स टू माइनस KX, वही तो हमारा SHM है। समझ आया? पूरी चीज SHM नहीं है तो सारे ऑसिलेटरी मोशन हमारे SHM नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी ऐसी। अगर मैं एक चीज आपको पूछूं, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में कंपैरिजन कराऊं बच्चों, कि क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? सोच के बताना। नहीं। क्यों नहीं है बच्चों? अभी मैंने आपको केस बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा ना। या एक इंसेक्ट है ना, या फिर आप स्टडी कर रहे हो, एक घंटे पढ़ते हो, 1 घंटे आप आराम कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर आराम कर रहे हो, तो क्या आप टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, एक टाइम के साथ चलते चले जा रहे हो। अभी पढ़ोगे फिर रेस्ट, फिर पढ़ोगे फिर रेस्ट। क्या आप उस चीज को वापस रिपीट आ रहे हो, पीछे आ रहे हो? क्या नहीं आ रहे ना, है ना। तो मतलब क्या हुआ, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन क्या है बच्चों, कि उसमें टू एंड फ्रो मोशन भी होना चाहिए, करेक्ट। और क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अरे ऑसिलेटरी मोशन की हमारी डेफिनेशन ही यही थी कि सबसे पहली चीज पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, उसके बाद हम टू एंड फ्रो देखेंगे। ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल। चलो, यहां तक देखने के बाद अब हम इसके डीप में चलते हैं। डीप में चलने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ पे क्या इस फोर्स से आपको कुछ फीलिंग आ रही है? अरे हाँ सर, बहुत फीलिंग आ रही है सर। ये फोर्स तो हमने कितनी जगह यूज कर रखा है स्प्रिंग के लिए, F इक्वल्स टू माइनस KX। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x की तरफ है तो स्प्रिंग क्या बोलती है, माइनस KX से पीछे खींचती है, उसको खींचती है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो स्प्रिंग भी क्या करता है, एक SHM करता है, वही तो पढ़ने वाले हैं आगे। चलो, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं बच्चों, डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं, करेक्ट। चलो, और डिटेल में स्टडी करने से पहले यहां पर मैं लिख दूं कि हमारी SHM की कंडीशन क्या थी, F इक्वल्स टू माइनस KX। इतनी चीज ध्यान रखेंगे। चलो, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके लिए आप स्प्रिंग का ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको दिमाग में डाल लीजिए और फिर इसको फील करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरा ब्लॉक अभी एक पोजीशन पर है जिसको मैं बोल रहा हूं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को मैंने बोल दिया है मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब जिस पॉइंट पे मैंने x की वैल्यू को क्या लिया है, 0, ओरिजिन मान लो, ठीक है। चलो, और मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को खींच दिया। इस ब्लॉक को क्या किया बच्चों, खींच दिया। देखो, ये खींचा और यहां तक लेके चला गया। फील आ रहा है? आ रहा है फील? देखो, येलो डॉटेड लाइन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां तक, मतलब ब्लॉक यहां था, अब कहां आ गया, यहां आ गया। तो कुछ ना कुछ मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ब्लॉक को मैंने यहां पकड़ के छोड़ के रखा है, मतलब पकड़ा रखा हुआ है उधर, यहां मैंने पकड़ा हुआ है ब्लॉक को। अब आ जाओ पार्टिकल। अब इसके बाद की प्रोसेस पता है ना स्प्रिंग वाले में,
नहीं पता, चलो इसको भी समझ लेते हैं। एक चीज बताओ बच्चों, स्प्रिंग में क्या हो जाता है, अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट पर है, मीन पोजीशन पर है, और उसे मैंने एक पॉजिटिव एक्स की तरफ उसको डिस्प्लेस कर दिया है, ये क्या है, एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव की तरफ मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया है, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, क्या ब्लॉक वापस आना चाहेगा? बिल्कुल आएगा सर, उस पर तो एक फोर्स लगने जग जाएगी जो कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होगी। फील करो, स्प्रिंग को मैंने खींचा, ब्लॉक को खींचा, तो स्प्रिंग खींचेगी, वो क्या बोलेगी, ब्लॉक को वापस बुलाएगी, कितने फोर्स से, माइनस के एक्स। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट दोगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जितना ज्यादा आप एक्स बढ़ाओगे उतनी ज्यादा फोर्स से स्प्रिंग उसको वापस बुलाना चाहेगा, लेकिन अभी बुला नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसको पकड़ा हुआ है ब्लॉक को, राइट। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो क्या होगा बताओ, वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन तो बहुत आ गया होगा ना, एक फोर्स लग रही है, जुम से बुलाएगा इसको, ये स्प्रिंग इसको जुम से बुलाएगा, और क्या होगा, ये तुरंत अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा। लेकिन मीन पोजीशन पे आके एक्सेलरेशन या फोर्स तो मेरी जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो। लेकिन उस टाइम तक आते आते क्या उसके पास वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं होगी, पूरी प्रोसेस में उसके पास वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो मोशन पता है कैसा होगा, यहाँ पे रेस्ट पे छोड़ा, एक्सेलरेशन लग रहा है, उसकी वजह से जुम यहाँ तक आया, यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो है, रुकना चाहता है लेकिन नहीं रुक सकता क्योंकि वेलोसिटी है उसके पास, आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, जैसे ये मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा, तो अब आप नेगेटिव एक्स की तरफ जाने लगे। जैसे ही नेगेटिव की तरफ जाओगे फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के एक्स, एक्स नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव, तो क्या होगा बच्चों, तुरंत इसको एक फोर्स लगेगी जो इसको वापस बुलाना चाहेगी, और ब्लॉक कब तक नहीं रुकेगा, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। तो कुछ ऐसा मोशन करेगा, ब्लॉक को उठा के मैं यहां रखूं, जुम 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 जुम, समझ आया, ये चलता रहेगा। इस चीज को हम यहां देखते हैं। चलो, फील लेना जरूरी है बच्चों, फील लेके नहीं करोगे काम तो कैसे आएंगे नंबर, नहीं आएंगे ना। चलो, ये मान लीजिए मेरा पार्टिकल है, ठीक है, और ये अभी एक मीन पोजीशन पर रखा हुआ है, ये मेरी है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन जहां पर मैंने x इक्वल्स टू 0 बोल दिया, इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बोलते हैं बच्चों, है ना। ये बार बार इसी वजह से लिख रहा हूं, इससे आपको ये पॉइंट्स याद रहें। और इक्विलिब्रियम जहां भी देख लो, दैट मीन्स नेट फोर्स इस पोजीशन पे 0 है। बोलो, इतनी लाइन क्लियर हुई? चलो ठीक है, मैंने क्या किया, ब्लॉक को एंड पे ले जाके पकड़ लिया। तो मान लीजिए आपने कुछ डिस्टेंस चले, इस पार्टिकल को ले गए, ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जिस एंड तक आप इसको ले जा सकते हो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन की डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। बोलो, इतनी चीज क्लियर हुई? इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक। मीन पोजीशन से अगर आप पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हो और एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहे हो, ठीक है, तो उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं ए। और यहाँ क्या आएगी, x इक्वल्स टू प्लस ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू प्लस ए। तो इसका मतलब मैंने अपने पार्टिकल को x इक्वल्स टू प्लस ए तक पकड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब सुनते जाओ, अब सारी कहानी सुनते जाओ। अभी इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v इक्वल्स टू 0। क्या इसके पास एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं होगा। फोर्स बताओ क्या है? फोर्स है सर F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो अगर इस पार्टिकल का कुछ मास होगा तो फोर्स ma इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। कुछ देर के लिए मैं के बाई एम को एक कांस्टेंट मान लेता हूं, जो कि ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, लेकिन मैं मानूंगा इसको a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर ये ओमेगा क्या है, आपने क्या माना है? तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आएंगी, जब फेजर डायग्राम वगैरह आप समझोगे तब आएंगी। अभी के लिए आप मान लीजिए के बाई एम को मैंने कांस्टेंट बोल दिया, जो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम है। बोलो, इतनी चीज़ क्लियर हो गई? इतनी चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। ओमेगा स्क्वायर क्यों किया सर? ओमेगा स्क्वायर इसलिए क्योंकि के बाई एम एक कांस्टेंट होता है जो कि पॉजिटिव होता है, करेक्ट। चलो, तो v इक्वल्स टू 0 यहां पर वेलोसिटी। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्या ये पॉजिटिव की x की तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस पर है? x की वैल्यू मैक्सिमम यहीं तक गई है। x की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, तो इस टाइम पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसके लिए, बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो कहां जाएगा पार्टिकल? इधर ही मूव करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। ध्यान से देखिए एक चीज, क्या मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है?
नहीं है, वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है सर। अरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिए, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दिख रहा है ये देखो एक्स, मतलब जैसे ही पार्टिकल पास आता जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, मेरा एक्स कम होता जाएगा, और एक्स कम होगा तो एक्सेलरेशन जो कि रेट है मोशन की उसकी कम होती जाएगी, करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए इस मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए, एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे, 0 रखो, एक्सेलरेशन यहां तो 0 आ गया, तो मतलब यहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है और यहां पर 0, मतलब यहां से यहां तक की प्रोसेस में एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा भैया। लेकिन क्या वेलोसिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा बताओ। एक चीज बताओ बच्चों, यहां पे एक्सेलरेशन की रेट कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ती चली जाएगी ना। अरे मुझे एक चीज बताइए, बड़े सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। मानिए मेरे पास 2 बॉल हैं, ठीक है, ये इधर जा रही है एक बॉल जिसपे एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक और बॉल है मेरे पास जिसकी वेलोसिटी सेम है 20 मीटर पर सेकंड, और उस पर भी एक्सेलरेशन अभी के लिए सेम लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो उसके नेक्स्ट सेकंड में इस बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों कितना, मैं बोल देता हूं a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कम हो गया, रेट कम हो गई, इसकी एक्सेलरेशन की रेट कम नहीं हुई, इस पे इस टाइम पर भी अभी भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो मान लीजिए इस पे एक्सेलरेशन की रेट कम हुई लेकिन इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके 23 मीटर पर सेकंड हो गई, मान लीजिए 23 मीटर पर सेकंड हो गई, और इसकी वेलोसिटी उसी रेट से बढ़ रही है 5 से, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के 25 मीटर पर सेकंड हो गई। हाँ मैंने आपकी एक बात मान ली कि यहाँ स्पीड, यहाँ वेलोसिटी कम बढ़ी या ज्यादा, लेकिन ओवरऑल दोनों केसेस में देखो वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, 20 से 25 हो गई, 20 से 23 हो गई, रेट कम हो गई उसकी बढ़ने की क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो गया। तो कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी कम होगी, नहीं, वेलोसिटी बढ़ती चलेगी, बस उसकी बढ़ने की रेट कम होती जाएगी, राइट। तो जब तक ये मीन पोजीशन पे नहीं आ जाता, एक्सेलरेशन 0 नहीं हो जाता, स्पीड बढ़ती रहेगी। इतनी चीज क्लियर हुई कि स्पीड क्यों बढ़ रही है, ये सारी चीजें क्लियर हुई बच्चों। चलो इतनी चीजें क्लियर हुई तो मीन पोजीशन पे आके एक्सेलरेशन तो मेरा 0 हो जाएगा, ये बात आप मानते हो बच्चों, बिल्कुल मानते हैं। तो उस टाइम पे स्पीड क्या होगी बच्चों, उस टाइम पे स्पीड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो गया लेकिन वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी, v मैक्स, क्योंकि इस पूरे रास्ते उस पे एक्सेलरेशन लगा है, दे एक्सेलरेशन 0 से उसकी स्पीड बढ़ा के मैक्सिमम कर दी है। अब सुनना, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया है तो क्या ये पार्टिकल यहाँ रुकेगा, बताओ भैया, स्पीड है उसके पास, स्पीड, उसको एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, पार्टिकल आगे चले या रुके वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। भाई एक्सेलरेशन 0 है मानो, लेकिन मेरी जो स्पीड है इसको कहां लेके जाऊं, भाई वो आगे भगेगा, वो नहीं रुकेगा, ये आगे भगेगा, और आगे भग के मान लो ये इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक, चलो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अभी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में। अब सुनना, ये मीन पोजीशन है x, यहां पर x क्या था बच्चों, पॉजिटिव, यहां पर x क्या है, नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का, चेंज कर दूं डायरेक्शन, इसका मतलब अब जो फोर्स यहां लग रही थी वो इसको पलट के रोकेगी, इसको रोकेगी। कब तक रोकेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, जब तक ये रुक ना जाए तब तक ही तो रोकेगी, बिल्कुल सही। अब ये रुकेगा कब बच्चों, ये जब रुकता है ना, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा जो कि नेगेटिव साइड ऑफ मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, x इक्वल्स टू -a। इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जिस टाइम तक जब 0 वेलोसिटी होगी उस टाइम तक इस पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस देखो x बढ़ता चला जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। क्या ये ब्लॉक यहां रुकेगा आके, नहीं रुकेगा, वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सेलरेशन यहां पर मैक्सिमम लग रहा होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इसको फिर वापस बुलाएगी।
और ये मोशन चलता रहेगा, फिर वापस बुलाएगी, इस पोजीशन पे आएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, जूम भगेगा इस साइड। फिर क्या करेगा, फिर ये वाला एक्सेलरेशन इसको रोकेगा, देखो इस डायरेक्शन में ये दिख रहा है, इसको रोकते रोकते यहां 0 लाएगा, तो जुम जुम ऐसे चलता रहेगा। ये हो रहा हमारा टू एंड फ्रो मोशन। फीलिंग आई, क्लियर फीलिंग आई, मजा आया। चलो एक चीज और सुनो, यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, इस पे जो फोर्स लग रही है, ये एक्सेलरेशन क्या फोर्स ही तो है, इस डायरेक्शन में लग रहा है एक फोर्स और एक इस डायरेक्शन में। जो हमारा जो फोर्स है ना बच्चों, फोर्स जो लगेगा ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का है, पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो फोर्स हमारा अपोजिट लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का है तो फोर्स हमारा उसके अपोजिट लगेगा, ये लाइन गलत हो जाएगी। ये लाइन सही जब ही है जब आप डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हो। When you are measuring the displacement of the particle from the mean position, then only this relation is correct. कौन सा, x पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव। अदरवाइज ये हमेशा वैलिड है जो मैंने लिखा है, फोर्स जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, देखो दिख रहा है मीन पोजीशन। और मैंने ये चीज क्यों गलत बोली कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का तो फोर्स नेगेटिव का। बच्चों मान लो अभी तो मैंने पार्टिकल को ये माना ना कि इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैं बोलूं मेरा पार्टिकल इधर है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टी की तरफ जा रहा है, और क्या हो जाएगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो ये चीज गलत हो गई, अपोजिट दिख रहा है आपको, फोर्स नहीं दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, फोर्स भी इधर की तरफ, गलत हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझ में आई। चलो तो यहां से हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि फोर्स हमारा -kx है और एक्सेलरेशन का रिलेशन भी हमारा निकल के आ गया। इतनी चीज क्लियर करके हमारा एसएचएम का काफी पार्ट फिनिश हो गया है। आपको फीलिंग आनी चाहिए कि एसएचएम में हो क्या रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कैसे हो रहा है, राइट। चलो और हमें यहां पे क्या पता लग गया, एक चीज और, कि एट मीन पोजीशन जो कि क्या है, x = 0, यहां पर हमारी वेलोसिटी मैक्स है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। चेक कर सकते हो, एक्सेलरेशन 0 है। और अगर यही मैं एट एक्सट्रीम पोजीशंस लिख दूं, एट एक्सट्रीम पोजीशंस दो हैं, एक पॉजिटिव x की तरफ, एक नेगेटिव, है ना। एट एक्सट्रीम पोजीशन मान लीजिए एट x = +a, x = +a पे भी वेलोसिटी 0 होगी, x = -a पर भी वेलोसिटी 0 होगी, एंड इस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। वो कितना होगा, अगर पॉजिटिव का a है तो +a रखोगे तो एक्सेलरेशन आएगा -ω²a। नेगेटिव से आप समझ गए होगे, पॉजिटिव x नेगेटिव का, और एक्सेलरेशन यहां पर भी मैक्सिमम होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, -a रखिए, ω²a। क्या इतनी चीज समझ आई आपको, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल मजा आ गया। फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग। अगर आपको ये फीलिंग बहुत धांसू आई है ना, मजेदार मतलब एकदम फील आके, तो ये मान लीजिए आगे आने वाला जो भी पोर्शन है चुटकी में कर दोगे आप। एनर्जी क्या बात कर रहे हो, सिंपल मैनुअल क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। बच्चों को यही फीलिंग नहीं आती है, और जब तक ये फीलिंग क्लियर नहीं होती वो कुछ नहीं कर पाते। रट के चले जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन दे दिया उसके बेस्ड, उसने एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, आप रखे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इंट्रोडक्टरी अगर कोई चीज चल रही है, चैप्टर चल रहा है, पूरा समझना बहुत जरूरी है ना। चलो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखने वाले हैं F वर्सेस X। F वर्सेस X मतलब एक टाइप का रिलेशन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है इन द केस ऑफ SHM। तो SHM की जब भी आपसे बोले आपको समझ आ गया, क्या समझ आ गया, अरे F = -kx, यही तो इसका रिलेशन है फोर्स का। इसकी अगर ग्राफ की बात करूं तो बच्चों कैसा बनेगा बताइए। अगर ये F लिया है मैंने और ये X लिया है तो कैसा ग्राफ बन जाएगा। जब भी X की तरफ जा रहे हैं फोर्स नेगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव X की तरफ जा रहा हूं तो फोर्स नेगेटिव, और नेगेटिव X की तरफ जा रहा हूं तो फोर्स पॉजिटिव, और लीनियर है। क्या यही ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव X नेगेटिव का फोर्स, नेगेटिव X पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। क्या ये ग्राफ बनेगा और यही फोर्स लगेगी जो कि SHM की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ आया। चलो ये रिलेशन भी हमने देख लिया।
हमने एक्सेलरेशन और एक्स का भी रिलेशन देख रखा है बच्चों। बताइए कैसे आया था, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रटने, अगर कोई रटे भाई, रटने की जरूरत नहीं है, सामने सामने दिख रहा है ना। ए इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, इस चीज को मैंने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया था, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमारा ओमेगा क्या था, अंडर रूट के अपॉन एम। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ये रहा। इसका कोई ग्राफ पूछे आपसे तो वो भी बना दोगे, सेम ही तो ग्राफ बनेगा, देख लो। एक्स का लीनियर आ रहा है, पहली बात लीनियर ग्राफ है और नेगेटिव का साइन है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। बोलो चीज समझ आई, पॉजिटिव का एक्स है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का, इतनी चीज समझ आई। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद बच्चों हम बात करना चाहते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की, इसके रिलेशन की बात करना चाहते हैं। इसका तो रिलेशन हमारे पास नहीं आया, एक्सेलरेशन का है, फोर्स का है, तो इसको भी देख लेते हैं। चलो, अभी हमारे पास एट द एंड रिलेशन क्या है, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या इसके अलावा हमें कोई और बात पता है वेलोसिटी के लिए? कुछ भी नहीं पता। और जो भी हमने बोला ना सर बच्चों, अभी जो भी मैंने बताया ना आपको कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पर जीरो है, वो सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, देखना। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या एक्सेलरेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं, ए इक्वल्स टू वी डी वी ओवर डी एक्स? ये आपने काइनेमेटिक्स में इस रिलेशन को पढ़ रखा है? नहीं देखा तो इधर देखो, ए इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी होता है, ये तो सबको पता है। यहां मैं डी एक्स का इंटू और डी एक्स का डिवाइड कर दूं, तो क्या आपको एक चीज दिख रही है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या होता है वेलोसिटी, और डी वी ओवर डी एक्स ये आ गया, ठीक है। क्या इसको उठा के यहां रख दूं मैं? बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन को मैं वी डी वी ओवर डी एक्स लिख दूं, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। एक्स को एक्स की तरफ ले जाओ, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मुझे लिमिट लगानी है बच्चों, लिमिट। आप मुझे एक चीज बताओ, लिमिट कैसे लगाऊं बच्चों, लिमिट कैसे लगाऊं? आपको याद है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, वहां पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर वेलोसिटी वी है। क्या यहां से हमारी रिलेशन निकल के आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलो, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं इसका इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज फ्रॉम जीरो से वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज फ्रॉम ए से एक्स तक। इसको सॉल्व कर दे फर्दर, चलो। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है वो आएगी बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये देखो इसको इस साइड ले जाऊं, ए कॉमन लेके, माइनस कॉमन लेके, क्या ये इक्वेशन आ रही है? वेलोसिटी की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, देखो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे मैंने क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताइए। एक्स जीरो होता था, और मीन पोजीशन में मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऐसे ही थोड़ी बोला था। आप मुझे एक चीज बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जितनी छोटी चीज होगी उतना ही सबसे बड़ा आंसर आएगा। ए स्क्वायर में से कुछ माइनस हो रहा है, जितना कम माइनस होगा उतना ही तो सबसे ज्यादा आंसर आएगा। सबसे कम क्या हो सकता है, एक्स जीरो, एक्स जीरो पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा ए। क्या ये चीज समझ आई? x इक्वल्स टू जीरो पे दो वेलोसिटी क्यों है, ये चीज बताओ। देखो अब हम पीछे जाएंगे जहां पर हमने ये चीज करी थी। देखो बच्चों, x इक्वल्स टू जीरो पे दो वेलोसिटी क्यों है, मैं आपको बताता हूं। अगर पार्टिकल x इक्वल्स टू जीरो पे इधर जा रहा है तो मोशन करके वापस भी तो आएगा इस डायरेक्शन में, तो इस टाइम पर वेलोसिटी a ओमेगा, जो कि v मैक्स अभी मैंने निकाला a ओमेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जैसे यहां पर a ओमेगा है प्लस का, और यहां पर माइनस a ओमेगा। अब आपको समझ आया x इक्वल्स टू जीरो पे दो वेलोसिटी क्यों आ रही है, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, इतनी चीज समझ आई?
ठीक है। और अगर यही मैं मीन पोजीशन की बात, सॉरी एक्सट्रीम की बात कर लूँ, तो एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, रखो जरा प्लस माइनस ए, 0, वेलोसिटी विल बिकम 0। क्लियर है, मजा आ गया, चीज क्लियर हो गई ना, मतलब समझ आना चाहिए, जो चीज मैंने बोली थी वो प्रूफ हो गई आपके लिए, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होता था, नहीं होता था। चलो इतनी चीज क्लियर हुई, तो इसके भी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या आई है, हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी आई है मेरी v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूं, बना देते हैं इसके लिए भी। मान लीजिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, अच्छा चलो इसका स्क्वायर कर दो फिर से, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं ये ओमेगा स्क्वायर को नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में डिवाइड मार दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर, बोलो दिख रहा है, इक्वल्स टू 1। किसी बच्चे को अगर याद है और बताना चाहता है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है तो बता सकता है, बिल्कुल सही है, एलिप्स। इसको कंपेयर करो, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बोलो समझ आया। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बोलो फीलिंग आ रहा है एलिप्स का, ठीक है। अब आप सुनिए, ये क्या है, वेलोसिटी। देखो y से कंपेयर कर रहा हूँ v को, और x तो हमारा x है ही इस एक्सिस पे। एट x इक्वल्स टू, चलो एट x इक्वल्स टू 0 देखो वेलोसिटी 2 आ रही है, तो एक वेलोसिटी प्लस की एक माइनस की। एट x इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या आएगी, 0 कर दो इसको, a ओमेगा, कैसा, प्लस माइनस का। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो प्लस a ओमेगा है, और यहाँ पर माइनस a ओमेगा। और अगर मैं बोलूं कि मेरी वेलोसिटी 0 है, क्या बोल रहा हूं बच्चों, मेरी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 रखो, तो वेलोसिटी 0 कब कब होती है, क्या बताया था, फील करो, क्या बताया था, वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी 0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो वेलोसिटी 0 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए, दैट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस ए और x इक्वल्स टू माइनस ए पे मेरी वेलोसिटी 0 होगी। दिख रहा है, x इक्वल्स टू प्लस ए, वेलोसिटी 0 है ही नहीं ऊपर, ये भी नहीं है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी मैक्सिमम। आ गया, फील आया, समझ आया कैसे हो रहा है क्वेश्चन, यहां तक चीजें क्लियर है। बोलो बच्चों समझ आ रही सारी चीजें, समझ आई सारी चीजें। चलो एक रिकैप मार दो, जल्दी से रिकैप मार दो, है ना, 5 मिनट में रिकैप मारते हैं, सारी चीजें क्लियर। पीरियोडिक मोशन देखा था सबसे पहले, है ना, जो अपने आप को रिपीट करे किसी एक इंटरवल के ऑफ टाइम के बाद, फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी, एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, ऑसिलेटरी मोशन। चलो वो सर भी आपने बता दिया। फिर हमने क्या बात करी थी बच्चों, कि ऑसिलेटरी मोशन हो कैसे रहा है, मतलब एक कोई ना कोई पोजीशन है जहां पर पार्टिकल वापस आना चाहता है, और उसको ला कौन रहा है, उसको हमने कटोरे वाले कॉन्सेप्ट से सीखा था, कि बॉल को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो कोई ना कोई एक चीज़ है जो उसे नीचे लाना चाहती थी, वो क्या होता था, एक फोर्स का कॉम्पोनेंट। यहाँ पर भी मतलब एक ऐसी फोर्स लगने वाली थी जो उसको वापस ला रही है। वो फोर्स हमने क्या देखी थी, माइनस के एक्स की पावर एन, कुछ भी हो सकती है ना, एक्स की पावर 1, 3, 5 ऑड नंबर, ठीक। तभी वो हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन लगती थी, हमने मीन पोजीशन मानी थी वेयर एक्स इक्वल्स टू 0 माना था, राइट। और क्या बोला था, फोर्स हमारे ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा, है ना। कभी भी ये मत बोला कि डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, ये लाइन गलत हो जाएगी। ये लाइन जब भी सही है जब आप डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हो। इतनी चीज जानने के बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आए, कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑसिलेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर हुई, वो की क्या होती थी, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स की पावर 1, सबसे सिंपलेस्ट। उसके बाद वही सारी बेसिक चीजें जो ऑसिलेशन ने बताई थी वही यहाँ बता दी, राइट। और इसमें थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ लिया एज अ स्प्रिंग का एक मोशन लेके, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स भी माइनस के एक्स होती है। उतनी सारी चीजें जानने के बाद यहाँ तक निकल के आए कि कब वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम पे वेलोसिटी 0 है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन में एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें देखने का मैंने वेलोसिटी और वो डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ बनाया, उनके रिलेशन देखा, समझ आया, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलो
ये सारी चीजें जानने के बाद बच्चों हमने अब क्या क्या देख लिया, हमने सारे रिलेशंस देख लिए, वो भी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जो बात आती है बच्चों वो आती है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी टाइम पर कैसी है, ये चीज हमको जाननी है। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन समझ आया। चलो यहां पर मैं फिर से बना देता हूं एक बार हल्का सा कि ये मेरी मीन पोजीशन होती थी बच्चों, केवल छोटा सा लिखेंगे, ठीक है, मीन पोजीशन, और एक हो जाती थी एक्सट्रीम पोजीशन। इतना सबको याद है, ये क्या होता था मेरा एक्सट्रीम, इस डायरेक्शन में भी एक एक्सट्रीम होता था। ठीक, इतनी चीज क्लियर है। चलो अब सुनना बच्चों, वो कुछ भी मोशन कर सकता है। अभी आप क्या बोल रहे थे, मीन पोजीशन से वेरी करा रहे थे एट एक्स इक्वल्स टू 0 कि मीन पोजीशन से उसकी क्या चीजें चल रही हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे जैसे टाइम के हिसाब से हमसे बात की जा रही है कि वो मीन पोजीशन से ही स्टार्ट करे। पार्टिकल हमारा यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, यहां से भी, एक्सट्रीम से भी चालू कर सकता है, यहां से भी नेगेटिव वाले एक्सट्रीम से भी चालू कर सकता है, बीच में से चालू कर सकता है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि अब टाइम के साथ बताओ क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम के लिए अभी आपने पीछे ही देखो, पीछे वाली स्लाइड पे आओ, ये रिलेशन देखा वेलोसिटी के लिए, इसको मैं यहां लिख दूं, बिल्कुल लिख दीजिए सर। देखो मैं लिख रहा हूं v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो कि x है, टाइम है जो कि t है। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा मेरा एक कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, dx ओवर dt आ गया और x आ गया, खत्म। आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट का और टाइम की इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब सुनो, इसको मैं अलग अलग कर दूं, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा dt का इंटीग्रेशन। अब होती है कहानी स्टार्ट, अब आपसे कौन बोल रहा है कि मीन पोजीशन से बात करो। हमने तो अभी पूरी बात मीन पोजीशन से करी थी सर, कि हाँ हम मीन पोजीशन एक्स को देख के हम सारी डिस्प्लेसमेंट वगैरह और मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे थे। अब बताओ, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे। अब सुनो, x इक्वल्स टू 0, अब आप यहां पर अज्यूम करोगे। अज्यूम क्या करोगे, देखो अब आप यहां मानोगे एट, यहां लिख दूं मैं, बिल्कुल मैं यहां पे बोल रहा हूं एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। एक चीज बताओ बच्चों, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, करेक्ट, जहां भी हो सकता है, यहां भी। तो मैंने पहला अजम्पशन माना है और इसको लेके मैं एक इक्वेशन निकालने वाला हूं, जो कि बेसिक इक्वेशंस जो हमारी आती है ना वो यहीं से आती हैं, उनको निकालेंगे, फिर उसका एक जनरल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले माना है t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल मेरा मीन पोजीशन पे, दैट इज x इक्वल्स टू 0। अब आप क्या इसकी लिमिट लगा सकते हो, बिल्कुल लगाइए। एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मतलब x इक्वल्स टू 0, और किसी टाइम t के बाद पार्टिकल मेरा किसी डिस्प्लेसमेंट x पे आ जाएगा। समझ आया। चलो इसका इंटीग्रेशन करना आता है सबको, बताना तो नहीं पड़ेगा, बता दें। चलो 2 सेकंड लगेगा, कर लेना जल्दी से। देखो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन। यार मैथ्स के बच्चे हो, आपको आना चाहिए, बायो वालों को दिक्कत आ सकती है माना, लेकिन मैथ्स वाले इजीली कर लेंगे। ये चीज ना देखें मैथ्स वाले, आगे बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। और जो बायो वाले बच्चे देखें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं बोल दूंगा x इक्वल्स टू ए साइन थीटा मैं पुट करूंगा, इसमें x इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट कर रहा हूं। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो dx इक्वल्स टू ए कॉस थीटा डी थीटा। बोलो सही है। मेरे पास 2 इक्वेशन बन के आ गई, पहला और दूसरा। दोनों इक्वेशन को उठा के इसमें रख दो, dx की जगह क्या लिख दूं, a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो था ही, अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या, ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा अंडर रूट में। ठीक है, अब लिमिट की बात करो, एक्स जब 0 है तो थीटा कब होगा, एक्स 0 रखो तो थीटा भी 0, और एक्स अगर
और x अगर x ही है, लिमिट x तक जा रही है, तो थीटा क्या आएगा, दिख रहा है सबको, साइन इनवर्स x अपॉन ए। यहां से थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई, दम से मजा आया। चलो ये लिमिट लगा दी मैंने, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस चीज को मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस ओमेगा डी टी। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, मैं इसको आगे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं से काटूंगा। देखो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन लो, कॉमन लिया और अंडर रूट आएगा तो ए आएगा, ये ए से ये पूरा कैंसिल होगा। चलो अब अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा से क्या कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। फीलिंग आ गई, आगे स्टेप कर सकते हो, समझ आया। चलो तो यहां से क्या बचेगा, केवल डी थीटा बचेगा, केवल डी थीटा बचेगा। तो यहां मैं लिख दूं डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ये तो इंटीग्रेशन 0 से टी तक था, डी टी का टी, तो टी माइनस 0 ओमेगा टी, ठीक है। चलो थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट हमें पता है 0 से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, लिमिट रख दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ये 0 आ जाएगा तो 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। चलो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा टी। अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ दिख रही है, साइन इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। तो एक्स कितना आ गया मेरा, ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, साइन थीटा तो थीटा ही होगा, साइन थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब इसकी एक्स की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, है ना, दो बच्चों। एक तो आ रही है एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस का थीटा, और क्या आ रही है एक एक्स इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी, है ना, ये ओमेगा टी है, इसको ओमेगा टी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और ये कितनी आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब अगर मेरा पार्टिकल एट मीन पोजीशन पर है तो उसके पास दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो सकती है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? देखो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर दो इक्वेशन आ रही है टाइम की। कैसी कैसी? a साइन ओमेगा टी और a साइन ओमेगा टी नेगेटिव का। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बच्चों इतना हो गया कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है तो उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो x इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा टी। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर मेन पोजीशन से मेरा पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है t इक्वल्स टू 0 और वो पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है तो इक्वेशन a साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव की तरफ माइनस a साइन ओमेगा टी। और अगर यही इक्वेशन मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन से बच्चों, तब क्या इक्वेशन निकल के आएगी? एक्सट्रीम पोजीशन से केवल एक ही आंसर आएगा। पता है क्या आएगा बच्चों? इधर की तरफ आएगा जो कि a होगा, जो कि x होगा, a नहीं होगा x होगा। देखिए क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, a कॉस ओमेगा टी। और अगर एक्सट्रीम ये x इक्वल्स टू माइनस ए वाले एक्सट्रीम से जाएंगे, नेगेटिव x वाले से, तो यहां से जो इक्वेशन आएगी पार्टिकल की वो आएगी बच्चों x इक्वल्स टू प्लस माइनस का माइनस ए कॉस ओमेगा टी। चलो इस चीज को हम निकाल के देखते हैं क्या मैं ये चीज सही बोल रहा हूं कि नहीं। जरूरी है निकालना, आपको भी तो फीलिंग आनी चाहिए कि मीन पोजीशन पे दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है, कैसे आई वो भी हमें समझ आ गया। अब मैं क्या चीज बोल रहा हूं बच्चों, क्या बोल रहा हूं, एट t इक्वल्स टू 0। अब मैं मान रहा हूं मेरा पार्टिकल जो है इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है मेरा पार्टिकल। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब बच्चों x इक्वल्स टू प्लस ए लिया है मैंने, प्लस ए की बात कर रहा हूं।
x इक्वल्स टू प्लस ए की बात कर रहा हूँ, ये क्या x इक्वल्स टू प्लस ए है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, एक इक्वेशन आने वाली है a cos ओमेगा टी। आ जाओ देखते हैं कैसे आई, ये देख लेते हैं। चलो तो अब मैंने क्या बोला, लिमिट्स की बात करेंगे। देखो इस इक्वेशन पे लिमिट लगानी है। चलो इस इक्वेशन को फिर से लिख दो, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा डी टी। यही थी, देखो यही है। अब सुनो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, देखो लिमिट देखो मस्त लगने वाली है। टी इक्वल्स टू जीरो, मेरा पार्टिकल कहाँ है, प्लस ए, प्लस ए। एट टी इक्वल्स टू किसी टाइम टी पर मेरा डिस्प्लेसमेंट टी है, यहां से निकलेंगी चीजें। अब सुनो, यहां पर जो इंटीग्रेशन आता है वो डायरेक्टली मैं लिख दूं, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किया आपके लिए, थीटा निकल के आता है, ठीक है। कितना आ जाएगा थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट लगा दो ए से एक्स तक की इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज तो है ही हमारी। चलो यहां पर भी लिमिट 0 से टी, बात तो वही पड़ेगी, 0 वाला माइनस हो जाएगा। चलो अगर x रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस a रखो, साइन इनवर्स a अपॉन ए। बोलो समझ आया, इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी। देखो ये प्लस माइनस की भी आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लो, सारी चीज देखो। अगर मैं a से a कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1, देखो ये इनवर्स का फंक्शन है बच्चों। साइन थीटा कितने थीटा पर 1 होता है, π/2 पर, तो इसका मतलब 1 कब होगा, π/2 पर। ये π/2 लिख दिया और ये एज इट इज रहेगा, और ये तो हमारा था ही प्लस माइनस ओमेगा टी। क्या मैं इसको आगे ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको मैं आगे लिख देता हूं π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। बोलो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। साइन इनवर्स को यहां ले जाऊं तो साइन π/2 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो एक्स इक्वल्स टू जो मेरे पास आ रहा है ए साइन π/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अब सुनो, साइन π/2 माइनस थीटा हो या साइन π/2 प्लस थीटा हो, दोनों ही कॉस थीटा होता है। तो एक्स की जो एक इक्वेशन आ रही है, देखो मैं लिख देता हूं फिर से, यहां से एक इक्वेशन आ रही है साइन π/2 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी, ठीक। और एक इक्वेशन क्या आ रही है बच्चों, एक इक्वेशन और आ रही है, क्या आ रही है, दिख देता हूं, एक्स इक्वल्स टू ए साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। बच्चों ये जो होती है ये भी इक्वल आ रही है ए कॉस ओमेगा टी के, और ये जो आ रही है माइनस थीटा जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, वो भी हमारा कॉस थीटा होता है, ए कॉस ओमेगा टी। तो दोनों से एक ही इक्वेशन आ रही है, तो एक्स की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है ए कॉस ओमेगा टी। बोलो यही चीज मैंने आपको बताई थी, और इसका एक वैलिड रीजन भी है। इसकी दो इक्वेशन क्यों नहीं आई बच्चों, क्यों नहीं आई? आप एक चीज बताओ, पार्टिकल ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो क्या वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है किसी? नहीं, एक ही डायरेक्शन में आएगा वापस, और वो की इधर है, वो की ए कॉस ओमेगा टी उसकी इक्वेशन है। यहां पर उसके पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो वो इधर जाए या इधर जाए, इधर जाएगा तो प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। बोलो फीलिंग आई, मजा आया? ऐसे ही बच्चों अगर आप यहां पर पार्टिकल को मान लो एट टी इक्वल्स टू 0, पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम पोजीशन पे है माइनस ए पे मान लो, मैं 100 एंड नहीं 200% श्योर हूं माइनस ए ओमेगा टी आएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको लिमिट चेंज करना है 0 से, और यहां पर माइनस ए, और ये टी और एक्स करके देखना, यही चीज आएगी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, करके देखिएगा बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशंस थी जो हमारी नॉर्मली क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होती हैं, और इससे क्वेश्चंस के आंसर निकल के आ जाते हैं। कैसे? अगर मीन पोजीशन से हमसे बोला है पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है टी इक्वल्स टू 0 और पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, उठा के ये इक्वेशन पटक दो, या नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है मीन से, और ये लगा दो। एक्सट्रीम से आ रहा है कौन सा, पॉजिटिव वाला, ये लगा दो। नेगेटिव से आ रहा है ये, तो ये हमारी बेसिक पॉइंट्स थे, एक्सट्रीम और मीन, वहां जानना जरूरी था, लेकिन जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा जाए।
कि मीन पोजीशन पे क्या आ रहा है, एक्सट्रीम। वो तो कहीं से भी पूछ सकता है आपसे प्रोसेस। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो तो बोलेगा मान लीजिए कोई पॉइंट इधर से शुरू हो रहा है, यहाँ मान लीजिए, चलो ना तुम्हारी ना मेरी, यहाँ मान लो, ठीक है, मान लिया। तो अब मुझे बताओ ना तो ये मीन है या एक्सट्रीम है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, है ना। तो हमें एक जनरल इक्वेशन चाहिए जिसके अप्लाई करने से ये चीज हर किसी कंडीशन में वैलिड हो। तो अब हम जो जानने जा रहे हैं वो है जनरल इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इसकी क्या लिखूंगा यहाँ पे टॉपिक, जनरल इक्वेशन किसकी, एक्स और टी की। अब सुनिए, जनरल इक्वेशन के लिए मैं क्या मानूंगा कि मतलब किसी भी टाइम में t = 0 पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन आपको फॉलो करनी है बच्चों वो है x = a sin ओमेगा t प्लस फाई, या तो आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह और x = a cos ओमेगा t प्लस फाई। आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। बट एक कंडीशन है कि जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी स्टार्टिंग की वो आपको इसमें पुट करना है। इसमें जो फाई होता है बच्चों, इसमें जो फाई होता है ये होता है इनिशियल फेज। अब ये फेज वगैरह क्या है, ये सारी चीजें आपको फेजर डायग्राम के टाइम पे समझ आएंगी। फेजर डायग्राम आपका नेक्स्ट क्लास में आने वाला है ना। अभी तो नॉर्मल सी चीजें थी, हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तक आए हैं, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो भी समझेंगे, ठीक है। तो इनिशियल फेज है हमारा फाई, और ये पूरे की बात करूं, ये जो पूरा है ये क्या होता है, ये भी एक फेज है। ये टोटल फेज मान लो आप। इनिशियल फेज के बाद जो एक फेज निकल के आएगा उस टोटल फेज को हम बोलेंगे नॉर्मल एक एज अ फेज, ठीक। इतनी चीज समझ आई। तो कोई गिवन कंडीशन है, उसने बोला है t = 0 पार्टिकल मेरा x = किसी भी मान लो 2a/3 पर है, 2a/3। तो क्या बोलोगे, 2a/3 रख दोगे, t = 0 आपका फाई आ जाएगा, आपको इनिशियल पॉइंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो इनिशियल कंडीशन पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्या ये इक्वेशन वैलिड है, सही है, क्या मैंने ऐसे ही लिख दी है, ये भी बता देते हैं आपको। आप मुझे एक चीज बताइए, आपको x की इक्वेशन मैंने आपको बता दी। मान लीजिए पहली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं a sin ओमेगा t प्लस फाई। क्या यहां से मैं वेलोसिटी इक्वेशन निकाल सकता हूं? देर लगेगी मुझे? नहीं लगेगी। वेलोसिटी की टाइम के साथ इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं dx/dt टाइम के साथ, जो कि मेरा वेलोसिटी आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, साइन का कॉस, चेन रूल के साथ कर दीजिए, और फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का ओमेगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है वो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो इतना समझ आया? बिल्कुल। अगर आप आपसे कोई पूछे कि सर ये तो आ गया, एक्सेलरेशन का बता दो, अरे एक्सेलरेशन के लिए कोई अलग से कोई तोप थोड़ी मारनी है, इसका ही डेरिवेटिव है dv/dt, जो कि क्या आएगा, एक्सेलरेशन। करो इसका डिफरेंशिएट, a ओमेगा तो मेरा कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस देखो यहाँ लगाया और ये लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का ओमेगा एक और आ गया। तो यहाँ से मेरा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मेरी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि क्या है, एक जनरल इक्वेशंस आ गई सबकी। क्या ये वैलिड है? एक चीज देखो, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने लिखा, माइनस और ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या ये चीज आपको ये दिख रही है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई x। लो भाई, आज जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया है SHM का, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर x, उस चीज को जो फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कोई इक्वेशन अगर इस चीज को फॉलो कर रही है, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वो हमारा SHM को फॉलो कर रही है। अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बोलना चाहता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, d²x/dt², और इसको इस साइड लेके आ जाओ प्लस ओमेगा। चलो अब आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया, है ना, एक एक स्टेप करके बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का डबल डिफरेंशियल ही तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख दोगे, d²x/dt² प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हो गया मेरा डिफरेंशियल फॉर्म। अगर आपसे कोई डिफरेंशियल फॉर्म पूछता है तो आप वो भी बता दोगे। अगर ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म को कोई भी इक्वेशन या कोई भी पार्टिकल फॉलो करता है तो वो SHM कर रहा होता है। ठीक है, ये क्या है मेरा डिफरेंशियल फॉर्म। बोलो क्लियर हुई सारी चीज? क्लियर हुई? आया? चलो तो बच्चों आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से एक आंख में एक बात में जल्दी से चुटकी बजा के बताएंगे। क्या बताएंगे? पीरियोडिक मोशन, बार बार नहीं बोलेंगे। पीरियोडिक देखा, पीरियोडिक का क्या बताया आपने? एक फिक्स इंटरवल, फिर उसका ऑसिलेटरी में आए ऐसा पीरियोडिक, कैसा पीरियोडिक? ऐसा पीरियोडिक जो टू एंड फ्रो मोशन करे, करेक्ट। उसके बाद हम कहां पर आए, मतलब टू एंड फ्रो कौन करा रहा है? कोई एक फोर्स, उसको हमने कटोरे वाले एग्जांपल से माना। ठीक है, वो सारी चीज जानने के बाद ऑसिलेटरी मोशन की फोर्सेस क्या होती हैं वो जाना, माइनस की एक्स की पावर एन, और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है माइनस की एक्स वो SHM को फॉलो करता है। देन उससे हमने सारी चीज़ें जानी कि वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होता है ना, फोर्सेस ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगती हैं। सारी चीज़ें जानने के बाद हमने फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तीनों को एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले बात करी, उसके बाद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। मीन पोजीशन से अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हो तो ए साइन ओमेगा टी, नेगेटिव तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से चालू कर रहे हो पॉजिटिव का तो ए कॉस ओमेगा टी, और नेगेटिव वाले एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। और उसके बाद अदरवाइज जनरल इक्वेशन हमारे पास है जो कि बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बच्चों, जो कि आएगी टाइम पीरियड, है ना। सिंपल पेंडुलम वगैरह का भी टाइम पीरियड आएगा, इवन आपके सिलेबस में सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, हम उसको करेंगे। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, डैम्ड एंड अनडैम्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे, राइट। ये सारी बातें करेंगे। मैंने आपको क्लास में एक चीज़ बताई थी कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, है ना। सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, करेक्ट। लेकिन बच्चों एक केस ऐसा होता है जिसमें ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होता, वो होता है आपकी डैम्पिंग का केस आएगा आपका आगे। डैम्पिंग मीन्स हो गया ये टू एंड फ्रो मोशन, जूम जूम जूम। अगर ये मोशन में एनर्जी का लॉस नहीं है, यहाँ पर गए पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वापस आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर ये पोटेंशियल में बदल गई। अगर ऐसा मोशन नॉन स्टॉप चल रहा है तो कभी भी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का मतलब एग्जाम्पल हमारा फेल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है बीच में, है ना, एयर रेजिस्टेंस आ रहा है या कोई भी रुकावट आ रही है, उसकी वजह से अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वो हमारा पीरियोडिक मोशन नहीं है, उसकी पीरियोडिसिटी कम होती जा रही है, राइट। पहले इतना वेलोसिटी या इतना डिस्टेंस चलता था, फिर इतना ही चल पा रहा है, फिर इतना इतना, तो कहीं ना कहीं उसकी पीरियोडिसिटी खत्म हो रही है। तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में काउंट नहीं करेंगे। समझ आया? इतनी चीज़ समझ आई सारे बच्चों को? चलो तो अगली क्लास में हम करेंगे स्टार्ट, टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। और आज तक जितना भी किया इसका रिवीजन करके रखिए प्लीज़, अदरवाइज आपको ये सारी चीज़ें बह के तरीके से सब उड़ जाएगा, है ना। एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।